गलती से भी अगर ट्रंप ने अटैक करने की कोशिश की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपनी फौज भेजने की कोशिश की, बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसकी बात करते हैं, तो उसकी वही हालत होगी जो चर्चिल की होने वाली थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज करने का, हमने रिजीम चेंज कर दी, क्या चेंज हुई? कोई रिजीम चेंज नहीं हुई। तो जमीन के लिए अगर लड़ाई चल रही है, अगर आपने जमीन या अख्तियार की ना जीती, तो आपने क्या किया? वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हम इनका बीच बचाव कर सकें, इनका मनमुटाव दूर कर सकें और जॉइंटली वहां पे पीस एस्टैब्लिश कर सकें मिडिल ईस्ट में, जिससे भारत का फायदा भी होगा और भारत का मान सम्मान भी। हम उसको सह लेंगे, पर इस समय हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए, उसकी हम खिलाफत नहीं करेंगे, ना ही उसके साथ ज्यादा दोस्ती करेंगे। ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में जो युद्ध है वो 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ये हवा में पूरा युद्ध जो है, अगर आप देखेंगे तो हवा में लड़ा जा रहा है। और इस पे ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो इस युद्ध को जीत चुके हैं क्योंकि उन्होंने नेवी, ईरान की नेवी, वहां की एयरफोर्स सबको खत्म कर दिया है। लेकिन अभी हमारे साथ जो चर्चा करने वाले हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, प्रफुल्ल बख्शी साहब, विंग कमांडर, और उनसे हम जानेंगे कि ये जो एयरफोर्स का जो पूरा युद्ध चल रहा है, हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी वॉर हो रही है उसको प्रमुखता से एयरफोर्स लड़ती चली आ रही है। लेकिन सर, क्या मेरा सवाल है कि जब तक ग्राउंड में चीजें नहीं होती और ये ट्रंप दावा कर रहे हैं कि वो ईरान में युद्ध जीत चुके हैं, तो क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि किसी की लैंड को जीते बिना क्या इस वॉर को जीत पर घोषित की जा सकती है सर? देखिए, ऐसा है, नैरेटिव कैसे भी बना लीजिए, लड़ाई में एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है, वेपन, जिसको कहते हैं प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा करने के तरीके होते हैं, ये गोबल्स ने सिखाया था और जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कि वॉर प्रोपोगेंडा को किस तरीके से आप नैरेटिव बना के दुनिया के नज़रों में आप कुछ एक ऐसा सीन पैदा कर सकते हैं जिसमें जो आप चाहते हैं। अब वो अपनी जीत दिखाना चाहता है, वो कहेगा मैंने नेवी को डुबो दिया, पता नहीं कौन सी नेवी को डुबोया उसने, क्योंकि उसकी मिजेट सबमरीन्स तो बड़ी अभी काम कर रही हैं, डैमेज हो रहे हैं उनके शिप्स, उनका एयरफोर्स की बात है। और ईरान कहता है मेरे पास फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, पर उसके पास एयर डिफेंस है। एयर डिफेंस का मतलब है एयर डिफेंस मिसाइल, और उसके पास ऑफेंसिव मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जो कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में, इजराइल में टारगेट पे हमला कर रहा है। अब आप बताइए, चाहे आप बाई फाइटर एयरक्राफ्ट जाके बॉम्ब गिराइए या आप अपनी मिसाइल भेजिए और उससे भी बड़ा बॉम्ब वहां लगाइए, आपको, आप पे डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। ईरान की जो रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से उसकी एयरफोर्स मुस्तैद है, जब वो फोर्स मुस्तैद है जिससे वो उनके फाइटर एयरक्राफ्ट, उनके ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, F-15E, F-35 का दावा कर रहे हैं, गिराएं, अमेरिका ने भी मान लिया है। और उन्होंने कितने मिडिल ईस्ट के ठिकानों पे हमला किया, इजराइल के ठिकानों पे हमला किया, ये सब देखने को मिल रहा है। और गलती से भी अगर ट्रंप ने अटैक करने की कोशिश की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपनी फौज भेजने की कोशिश की, बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसकी बात करते हैं, तो उसकी वही हालत होगी जो चर्चिल की होने वाली थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, डार्डेनल स्टेट में, गैलिपोली, जहां इंडियन ट्रूप्स भी थे और ब्रिटिश ट्रूप भी थे, और ऐसी करारी हार हुई थी इनकी कि उनको वापस आना पड़ा था, चर्चिल की नौकरी जा रही थी। सेम इज द केस हियर। अगर इसने हॉर्मूज में कुछ ऐसा किया, इतनी तगड़ी डिफेंसेस हैं जैसे फर्स्ट वॉर में टर्की की थी, इस यहाँ पे ईरान की हैं, मिसाइल्स हैं, फास्ट पेट्रोल बोट्स हैं, पूरे एरिया माइंड है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्टेट ऑफ हॉर्मूज में घुसना ही मुश्किल है इनके, तभी वो पूरी दुनिया को रोका हुआ उसने। अपना वो जजिया जो भी टैक्स लेता है, वो टैक्स ले रहा है, आप उसको कोई टैक्स बोलिए क्या, जो भी है, कहने का मतलब है वो अपनी पॉलिटिकल, पॉजिटिव पॉलिटिकल स्टेप लेके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना फायदे की बात कर रहा है। और उस समय अमेरिका की नाक नीची हो रही है। वो क्या कहे, वो गुहार लगाई नेटो कंट्रीज को, सारी कंट्रीज को, कि आप अपने शिप भेजिए, फौज भेजिए, किसी ने उसकी सुनी नहीं। तो अब अगर ट्रंप उस नैरेटिव में अपनी जीत बोलना चाहता है तो अपनी पीठ थपथपा के चला जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ईरान हंस हंस के परे हो जाएगा, और कुछ नहीं। ये जो है लड़ाई ऐसे नहीं होती। आपने ठीक कहा, पूछा मेरे से कि जब तक आप फौज को नहीं भेजते
रियल एस्टेट को कैप्चर नहीं करते। आपने क्या किया, हारा, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज करने का, हमने रिजीम चेंज कर दी, क्या चेंज हुई? कोई रिजीम चेंज नहीं हुई। लीडर को मार दिया आपने, लीडर दूसरा आ गया, उसका बेटा आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 100 मारिए 100 आ जाएंगे। फिर आपने कहा कि उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को ध्वस्त कर दिया, कोई नहीं किया। उनकी वॉर ग्रेड यूरेनियम मेकिंग कैपेसिटी वही है। तो अब आप बताइए क्या किया इन्होंने? तो उनके एयर डिफेंस तो फाइटर एयरक्राफ्ट हमने नेवी एयरफोर्स उड़ा दी, कहने के लिए उन्होंने आए, कोई बात नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। जब उनके जहाज गिर रहे हैं, जब उन पे मिसाइल बरस रही हैं, तो आपने क्या उड़ाया? तो ये सारी नैरेटिव जो है, ये तो नैरेटिव बात है। पर आगे की बात ये है, ट्रम्प को पता है कि वो अब अपनी फेस सेविंग के लिए कोई ऐसा तरीका ढूंढे कि विक्ट्री भी कह दे, पीठ भी थपथपा दे और चुप करके निकल जाए। क्योंकि अगर उसने बूट्स ऑन ग्राउंड जिसकी बात हो रही थी, उसने वो अटेम्प्ट किया, तो उस 6 लाख फौज है अपने देश को ईरान के लिए लड़ने के लिए, वो और उनके वॉलंटियर्स बहुत होंगे, ये अमेरिका के पास नहीं है। और इस समय जो डेड बॉडीज जब वापस जाएगी अमेरिका में, तब उसकी हिम्मत नहीं होगी। उनके प्रेसिडेंट, रिपब्लिकन जितने भी पार्टीज वगैरह सब है, सब ट्रंप के खिलाफ हो जाएंगे। ट्रंप ये नहीं सह सकता, तो वो बातों ही बातों में फुसला के, मीडिया को फुसला के, इधर उधर का नैरेटिव बना के निकल जाए, वही उसके लिए भला होगा और वही वो रास्ता ढूंढ रहा है। बख्शी सर, मुझे एक चीज आपसे ये समझना, आपका बड़ा लंबा तजर्बा है और पूरा देश ये है एक डिफेंस एक्सपर्ट की बातों को सुनता है। मैं ये जानना चाहता हूं, ये जंग जो शुरू की गई थी, वो ये कहा गया कि हम रिजीम चेंज कर देंगे, सत्ता परिवर्तन के लिए हो रही है। सर, खामनेई को मार दिया गया, ठीक है, उसके बाद भी एक नेता के, एक लीडर के मर जाने के बाद भी ईरान का वॉर कम नहीं हुआ, बल्कि डबल और ट्रिपल मोर अग्रेसिव हो गया। ये फर्स्ट टाइम हमने ऐसा वॉर देख रहे थे बख्शी सर, जहां पर एक नेता के मर जाने के बाद में किसी भी तरह का उनके लड़ने की क्षमता में कमी नहीं आई। उनको कौन ऑर्डर्स दे रहा था, कहां से वो उनकी फोर्स के पास में टारगेट पहुंच रहे थे, और इतने सटीक डेटा कि उनको यह पता था कि सऊदी अरब के इस होटल के इस कमरे में मोसाद यहां पे बैठ के ऑपरेट कर रहा है और ईरान ने उसी जगह पर हिट किया। ये सब सर कैसे पॉसिबल हुआ ईरान के लिए? देखिए, ईरान के, और जब आप मोसाद की बात करते हैं तो बातों बातों में एक चीज मैं आपको समझा दूं कि इसमें कोई आपका परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी नहीं होता। यही ईरान और मोसाद की बात कर रहे हैं। जब 1970s में 78 से लेके 78 तक जो ईरान और इराक की जो वॉर हुआ था, उसमें इजराइल ईरान की मदद कर रहा था, पूरी मिसाइल प्रिपेयर कर रहा था, मोसाद उसको इंटेलिजेंस दे रहा था, बाकी वर्ल्ड की सब तरीकों से वो इराक के खिलाफ उनको कर रहा था। मतलब कहने का मतलब है, और उस समय मोसाद ने अपना ठिकाना जमा लिया ईरान में, और जब ईरान और इजराइल की मनमुटाव हो गया तो इस मोसाद का ठिकाना वहीं है। तो वो तो दूसरी बात है। अब वो मोसाद, उसके पास, ईरान के पास इंटेलिजेंस आ रही है, रशिया दे रहा है, रशिया की सैटेलाइट सिस्टम, चाइनीज की सैटेलाइट सिस्टम, ये सारी हैं। उनका नाम लेना तो जरूरी नहीं होगा। कहने का मतलब है कि पूरी उसको मदद दे रहा है। रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, पर रसद, टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स की जो कतार लगाई हुई है। पिछले साल जो लड़ाई हुई थी, उससे जो हमास से लड़ाई शुरू हुई इजराइल की, आपने देख लिया किस तरीके से ईरान ने चाइनीज की वेपन के थ्रू उनको प्रिपेयर किया था, और किस तरीके से ईरान को इजराइल के ऊपर हमला हुआ। इसी तरीके से अब ईरान के का भी तैयारी पूरी हो गई है, रशिया और चाइना दे रहे हैं, और वो अब अपना काम कर रहा है। तो मोसाद के हेडक्वार्टर को अगर मिसाइल से लगा दिया तो उसको कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसको कोई महान उपलब्धि नहीं मानता। ये लड़ाई में होता है, आप लड़ाई हो रही है, एक दूसरे के जहाज गिरेंगे, एक दूसरे के लीडर्स मरेंगे, उससे कुछ नहीं होता। क्या आपने अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल किया कि नहीं किया? अगर वही नहीं किया जिसके लिए आप लड़ाई में गए थे, फिर जीत क्या है? ये चीज आपको समझनी होगी।
कि इस समय जीत नहीं, या तो आप क्लियर जो विक्ट्री की बात होती है कि हमने अपने उस देश में जाके झंडा गाड़ दिया, वॉशिंगटन के ऊपर जाके चाहे ईरान ने झंडा गाड़ दिया तो ईरान अमेरिका की हार हो गई। ये तो हुआ नहीं ना। अमेरिका ने किया कि जाके तेहरान के ऊपर झंडा गाड़ दे कि हमारी फौज आ गई है, हम रिजीम चेंज कर रहे हैं, ये देखिए, टेलीविजन लगाइए, मेरे कमेंटेटर बैठ के बात करेंगे। वो कहाँ है? ये सब कुछ नहीं है। ये सब बात प्रोपोगेंडा की हो रही है, तो अमेरिका फायदा उठा रहा है इसका। सर इसका नेक्स्ट लेवल हम अभी बताया जा रहा कि एयरबॉर्न 82 के कमांडोज वहां पर है, मरीन कमांडोज वहां पर अमेरिका के हैं, 50,000 के करीब बताया जा रहा है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड की तैयारी है। अगर ऐसा जो सर आप पहले भी जिस बूट्स ऑन द ग्राउंड का आपने जिक्र किया शुरुआत में, मैं फिर से एक बार जानना चाहता हूं कि अगर ट्रंप ने ऐसा करने की हिम्मत करी और इजराइल के साथ मिलकर बूट्स ऑन द ग्राउंड ईरान के अंदर होता है, तो उसका सर असर क्या होगा और ये कितना डेंजरस होगा यूएस के लिए या फिर ईरान के लिए कितना डेंजरस होगा? देखिए, लड़ाई में डेंजर तो दोनों की साइड में होता है, दोनों के लोग हलाक होते हैं, दोनों के लोग धाराशाही वुंडेड होते हैं। ईरान के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा क्योंकि ईरान की प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय होगी। अभी उनके बुझ जाए, लैंड करके चाहे 3 किलोमीटर भी आगे बढ़े, बीचेस के थ्रू लैंड करेंगे, सिर्फ पैराशूट से लैंड करेंगे नहीं, कैसे आएंगे? आएंगे तो बीचेस के थ्रू आएंगे, या कोई लैंड के कनेक्शन से आएंगे, क्या किस तरीके से आएंगे आप देख लीजिए। आप एक बार वो उन्होंने ईरान में घुसे तो उसके बाद में जब वो उनकी उनकी लोग अटैकर्स की डेड बॉडीज, अटैकर वुंडेड वापस जाने शुरू होंगे, उसके तब पता चलेगा उनको कि लड़ाई क्या होती है। अभी लड़ाई पता नहीं चल रही, एरियल बॉम्बिंग हो रही है, जो पायलट जाके बॉम्ब गिरा देते हैं या पायलट को गोली लगती है तो वो गिर जाता है, बाकी बात किसी को पता भी नहीं चलता कि लड़ाई हो रही है, ऐसा होते रहते हैं। ये जब आर्मी की लड़ाई, आर्मी जब जाती है फिर पता चलता है कि अब लड़ाई हो रही है। तो ये जो सिनारियो है बहुत डेंजरस होगा, और मेरे ख्याल से अमेरिका और अटैकर के लिए बड़ा डेंजरस होगा। इजराइल के पास इतनी बड़ी फौज नहीं है, वो अमेरिका पे डिपेंड करेगा। अमेरिका 50,000 क्या होता है साहब, मैं आपको बता दूं, अगर जैसे फर्स्ट 71 वॉर में और 65 में लोग लाहौर को लेने की बात कर रहे थे कि लाहौर पे ऑक्यूपाई करिए, 3 डिवीजन लगती हैं एक सिटी को ऑक्यूपाई करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ऐसा नहीं हो जाता कि 15 आदमी गए और ऑक्यूपाई कर ली, बाबर आया और 12 घोड़े लेके और ये वो जमाने चले गए, ये नहीं होता। तो अब ये जो चीज जो आप कह रहे हैं ये बड़ी डिफिकल्ट होगी अमेरिका के लिए, वो नहीं पाएगा। सर ये एक दुनिया भर में चर्चा है, विदेशी अखबारों में भी। मैं बहुत सारे जर्नल्स पिछले दिनों पढ़ रहा था और मैं ये जवाब मैं तलाशने की कोशिश कर रहा हूं कि सर क्या यूएस और यूके एंड यूरोपियन कंट्री, ये जो देश हैं, तो क्या सर इनके आगे बाकी जो छोटे देश हैं उनको अब रहने का अधिकार नहीं रह गया? पहले वेनेजुएला, फिर ईरान, उसके बाद में क्यूबा को, उसके बाद कनाडा को। मतलब ये सर एक चीज मैं ये जानना चाहता हूं कि वो वास्तव में ये लड़ाई ईरान और के केवल रिजिम चेंज को लेकर थी या ऑयल को लेकर की थी, या फिर इसका टोटल मकसद मनी था, या फिर सर ये एक ईस्ट बनाम वेस्ट का पूरा जंग है जिसमें ईरान जो है इस समय खड़ा होके और इनका सामना कर रहा है? देखिए, ईरान खड़ा होकर सामना कर रहा है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर जंग में क्या होता है? जंग में बेसिकली क्या, जंग किसके लिए, सारी दुनिया की लड़ाइयां किसके लिए हुई हैं? जर और जमीन के लिए। जमीन में जर होती है, जर मीन्स खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम, रेयर अर्थ वगैरह, ये यूरेनियम वगैरह, ये सब जर होता है। और जमीन होती है जिसमें जर होता है, और जमीन वो भी, उसकी वैल्यू तब पता चलती है जब टैक्टिकली आपकी फौज के लिए एक पीस ऑफ लैंड एडवांटेज होता है, जहां से जिसका हाइट हो या कोई हो। तो जमीन लेने के 2 रिक्वायरमेंट होती हैं, एक इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट होती है, एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट होती है। तो जमीन के लिए अगर लड़ाई चल रही है, अगर आपने जमीन ही नहीं अख्तियार की, ना जीती, तो आपने क्या किया? तो यस, लड़ाई में जर जरूरी क्या है, बड़ा पैसा बना लिया अमेरिका ने, देखो अपने उसके इक्विपमेंट बिक रहा है, आर्मामेंट बिक रहा है, उसका पेट्रोलियम बिक रहा है, क्योंकि वेनेजुएला का बंद हो गया, ईरान का सप्लाई
नियरली डिसकंटिन्यूड हो रही है, एक्सेप्ट कुछ कंट्रीज को मिल रही है। मतलब वो सोच रहा है कि ईरान को बंद कर देगा और सऊदी अरेबिया को मना लेगा और वेनेजुएला खत्म हो जाएगा, तो मैं ऑयल का बादशाह बन जाऊंगा, ये अमेरिका सोच रहा है। पर अमेरिका की ये जो ख्वाहिश है ये पूरी नहीं होती नजर आ रही। तो लड़ाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लड़ाई में जमीन इन्वॉल्व होती है और जर भी इन्वॉल्व होता है। इसको लेकर इसमें तो कोई दो राय नहीं है। या फिर आप पॉलिटिकल कोई मुद्दा हो कि आपने रिजीम चेंज कर दी, रिजीम चेंज करने से आपके फ्रेंडली गवर्नमेंट आ गई और फ्रेंडली गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई कि सब आपकी इकोनॉमिक गेन्स होंगे, ये एक और तरीका है। क्या अगर ये तरीका होता और रिजीम चेंज करते और फिर अपना माना हुआ लीडर बनाते, जैसे अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हिटलर को किसी ने मार दिया होता और हिटलर जो जर्मनी में कोई और लीडर आ जाता, तो इतना एडवांस कंट्री अब फ्रेंडली हो जाता और अटैक ना करता। तो ये सिनारियो है, ये दोनों साइड में बदल सकता है। बख्शी सर, ये हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में मेरा सवाल ये आपसे है कि जिस समय ये वॉर की सिचुएशंस हैं, तो अब हमारे लिए ईरान, इजराइल ये दोनों मित्र देश हैं, यूएस हमारा मित्र देश है। ऐसे में हिंदुस्तान की भूमिका क्या होनी चाहिए? क्योंकि डिसएडवांटेज ये है कि हमको बहुत बड़ा हमारी इकोनॉमी को लॉस हुआ है, हमारे ऑयल की क्राइसिस हुई है और जाके शेयर मार्केट क्राइसिस हुए हैं। सऊदीया में हमारे इतने सारे हिंदुस्तानी लोग रहते हैं, उनको दिक्कत आई है। तो हमें क्राइसिस हर तरीके से है, लेकिन ये फ्रेंडली नेशंस हैं। तो हिंदुस्तान का रुख क्या होना चाहिए सर? देखिए, हिंदुस्तान का रुख इस समय आपको लड़ाई के ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये देखना चाहिए आपके हित में क्या है। एग्जैक्टली ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर कह दे कि आप गए थे, ये हुआ वो हुआ, ये कुछ नहीं। भारत के हित में है कि हम ईरान से भी बना के रखें, भारत के हित में है कि हम इजराइल से बना के रखें। इजराइल से हमें टेक्नोलॉजी और वॉर इक्विपमेंट मिलता है, इजराइल से हमारे को और पॉलिटिकल एडवांटेज होते हैं, ईरान से हमारे को तिजारत मिलती है, ऑयल की बात आती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ईरान हमारे को ऑयल देने को तैयार है, ईरान हमारे को चाबहार में भी मदद करने को तैयार था। ईरान ने जहाँ पे पॉलिटिकली, हाँ ईरान हमारे खिलाफ भी कभी हुआ है वो है, पर जहाँ पे हमारे साथ है वो है। हमें अपना साथ इस समय देखना है, ये नहीं देखना कि 200 साल पहले से मुझको गाली दी थी तो मैं, उससे कुछ नहीं होता। अभी क्या मेरा फायदा है, और अभी ईरान से हमारा बहुत फायदा है। हमारी जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर में ईरानी बहुत हैं, हमारे ईरानी जनता है और हमारा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं। आप इन सब को मद्देनजर रखते हुए ईरान से हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, इजराइल से दोस्ती अच्छी है। हमारे को वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हम इनका बीच बचाव कर सकें, इनका मनमुटाव दूर कर सकें और जॉइंटली वहां पे पीस एस्टैब्लिश कर सके मिडिल ईस्ट में, जिससे भारत का फायदा भी होगा और भारत का मान सम्मान भी होगा। ट्रंप के लिए क्या कहेंगे आप? एक ऐसा लीडर जो ये बताता है कि आप किससे तेल खरीदो या ना खरीदो। ईरान से हमको जब अच्छा सस्ता तेल मिला तब बख्शी सर इन्होंने सैंक्शंस लगा दिए, जब रशिया से मिला इन्होंने टैरिफ लगा दिया। हिंदुस्तान एक संप्रभु देश है, हमारी जरूरतें, हमारी ऊर्जा पॉलिसी और हमारे लोग हमारे लिए मस्ट हैं। तो ये कौन है दुनिया के अंदर? एक ट्रंप जो है, जो राष्ट्रपति अमेरिका के हैं बट पूरी दुनिया का राष्ट्रपति लगता है, वो समझते हैं खुद को। तो मेरा मानना है कि ट्रंप को लेकर क्या किया जाए, ये किस तरह का हिंदुस्तान के साथ में इनका जो पिछले 1 साल से सलूक हम लोग देख रहे हैं, वो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये क्या चीज बताता है कि क्या जिज्ञासा है इनकी हिंदुस्तान को लेकर, क्यों ये हर चीज में हमको अड़ंगा डालते हैं? देखिए, ट्रंप नहीं चाहता कि इस एरिया में भारत का आधिपत्य बढ़े। वो नहीं चाहता कि भारत जो है ऊपर उठे और इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो उसकी मूव को काउंटर करने के हैसियत रखे। वो यहां तक कि वो ये भी नहीं चाहेगा कि हमारे को अपना एयरक्राफ्ट इंजन बने हमारा, क्योंकि अगर हमारा एयरक्राफ्ट इंजन बन गया तो फिर हम कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हमारा जहाज लेने शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारा इंजन है। ये HF-24 में हमने देखा था, एक एयरक्राफ्ट था जिसको मैंने भी उड़ाया था, और वो इसकी इंजन नहीं बनने दी थी, और उसमें अमेरिका की भूमिका बहुत थी। और अमेरिका की भूमिका है
क्योंकि वो देखता है कि अगर भारत तगड़ा हो गया और चाइना के साथ दोस्ती उसकी अच्छी हो गई तो फिर वो कहीं का नहीं रहेगा इस एरिया में। इसीलिए वो चाहता नहीं है, और उसके जो एलाइज हैं पाकिस्तान इत्यादि, वो नहीं चाहते कि भारत जो है बहुत जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, तो वो हमारे खिलाफ रहेगा। पर उसको थोड़ा ये भी डर है कि भारत की भूमिका अदा करने में इस एरिया में बोलबाला भी बहुत है, तो वो डबल गेम खेलता है। कभी हमारे के साथ में जफ्फियां भी पाता है, गले भी लगता है, हाथ पकड़ के बैठ के, ऑल दो थिंग्स वो भी करेगा। और जब जहां मौका मिलता है आपको क्रिटिसाइज भी शुरू कर देगा। और कुछ उसका अपना पर्सनल वॉलेटाइल नेचर है, वो मतलब बड़ा एजाइल है उसकी स्पीचेस, चाहे कभी बोल लेफ्ट बोल काला रहा है दिखा सफेद रहा है, वो ठीक है, हम उसको सह लेंगे। पर इस समय हमारी पॉलिसी ये होनी चाहिए, उसकी हम खिलाफत नहीं करेंगे, ना ही उसके साथ ज्यादा दोस्ती करेंगे, पर उसको इस जगह रखेंगे ताकि वो उसका हमारे पे ना वो बहुत दुश्मन बने और शक करे, और ना ही हम उसके क्लोज बहुत आ सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, आप ट्रंप के क्लोज आने की कोशिश भी करेंगे तो बहुत ऑपोजिशन होगी, और आपके अंदर भी होगी और बाहर भी होगी। तो इस समय कोई हमारे को, हाँ, अगर आप टोटली उसको अपना लैंड दे दें, उसको अपने एयरफील्ड दे दें, कहें कि यहाँ से ऑपरेट करो, तो ट्रंप खुश शायद हो जाए। वो हम करेंगे जैसे पाकिस्तान ने किया। श्रीलंका में भी चाह रहे थे वो अपना एयरक्राफ्ट उतारना, साफ मना कर दिया वहां। देखिए, वो दूसरी बात है। वो लड़ाई के दौरान अगर आप न्यूट्रल हो और आपने न्यूट्रलिटी डिक्लेयर की है, और फिर एक दुश्मन का जहाज आप लैंड कर रहा है, उसको रसद पान दे रहे हो और दूसरे को मना कर रहे हो, या तो आप खोल दीजिए पूरा कि भैया दोनों आओ, दोनों मैं तुमको भी मदद करता हूं, तुमको भी मदद, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो इसलिए इस दौरान याद आपको इराक की लड़ाई में जब अमेरिकन एयरक्राफ्ट लोड हो रहे थे पार्लियामेंट में, तब पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज हुआ था कि इराक की लड़ाई में भारत की क्या भूमिका है, वो क्यों अमेरिकन को रसद पान दे रहा है। तब उनको समझाया गया था कि रसद पान देने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको पेट्रोल और पानी वगैरह नहीं दे सकते, वो हमारा देना धर्म है। लड़ाई के दौरान कोई भी शिप किसी भी हार्बर में विक्चुअलाइजेशन के लिए जा सकता है, पर आर्मामेंट, रीआर्मामेंट, प्रिपरेशन ऑफ वॉर वो नहीं हम करेंगे किसी का, क्योंकि हम न्यूट्रल। तो इसीलिए अब्बल तोता में या हमारे को हमने किसी एयरक्राफ्ट को लैंड करने नहीं दिया, श्रीलंका ने नहीं किया, क्योंकि वो वॉर प्लेन था। इमरजेंसी में होता तो कोई दूसरी बात होती। मेरे कॉल कर रहा है और पोस्ट लैंडिंग करनी है, ठीक है कर लो, उसके बाद आप लड़ाई की तैयारी वहां से नहीं करोगे, आपको नजरबंद रखा जाएगा जब तक लड़ाई नहीं खत्म हो जाती। ये मक्सी सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी F-15E क्रैश हुआ है, ईरान ने उसको हिट कर दिया है, उनमें एक पायलट का रेस्क्यू कर लिया गया है, एक पायलट अभी भी लापता है। सर ये मैं जानना चाहता हूँ कि किस कंडीशन में एक पायलट को ये फील होता है और वो खुद को इजेक्ट करता है। दूसरा सवाल सर इससे जुड़ा मेरा ये भी रहेगा कि जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन पायलट को बचाने के लिए, ये ईरान की ही सरजमी पे चलाया जा रहा है। तो क्या यूएन की फोर्स, कोई स्पेशल यूनिट, पैराशूट यूनिट पहले से डिप्लॉयमेंट थी, या सीआईए के लोग वहां पर ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन? क्योंकि ईरान के अंदर ये सर्च ऑपरेशन कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि वहां पर हर तरफ फोर्स तैनात है। देखिए, ईरान खुद अपनी फोर्सेस से उनको ढूंढ रहा है। वो रिमोट एरिया में गिरा है, उस रिमोट एरिया में मोसाद के लोग होंगे। मोसाद ने बड़ा स्ट्रॉन्ग हेडक्वार्टर बनाया हुआ है ईरान में। वो लोग, उनकी ग्राउंड पार्टी, अंडरग्राउंड पार्टी, वो मदद कर रही होंगी। यही सारे ईरानी जो हैं वो सारे थोड़ी खिलाफ है अमेरिका के, कोई आपकी ऑपोजिशन में भी हैं, वो भी हैं, कई पार्टीज ऐसी हैं जो मदद करेंगी। तो वो अंडरग्राउंड, अब ये पता लगाना पड़ेगा कि कितनी बड़ी संस्थाएं हैं जो हैं पर हैं। और इस समय उस एयरक्राफ्ट का कोई क्रैश का फोटो तो आया नहीं। आपने कहा F-15 गिर गया, मैं मान लिया, कहाँ है कोई? उसकी एक जहाज गिरता है, उसका ड्रॉप टैंक भी गिरता है तो उसकी फोटो आ जाती है, यहाँ पूरा जहाज चला गया, उसका क्रैश साइट तो दिखाएं। अब वो कहेंगे कि समुद्र में गिरा, और समुद्र में गिरा तो पायलट को कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? तो ये सब ये बातें हैं ना, ये जरा जब मीडिया जब कोई अनाउंस करता है तो उसको थोड़ा सा
वजन उसको तोल के फिर उसको समझने की कोशिश करो कि ये जल्दबाजी में किसी ने, रिपोर्टर ने बोल दिया कि क्या है, गिरा है, तो पायलट की कोई तो फोटो नहीं नहीं बख्शी सर, इसका एक वीडियो तो सोशल मीडिया पर आया है, लेकिन एक चीज और है कि पेंटागन और ट्रंप ने भी इसको माना है कि हाँ F-15E जो है हमारा एक क्रैश हुआ, बट आप जो बात कह रहे हैं कि क्रैशिंग साइट कहां है वो पता नहीं है। जब क्रैशिंग साइट नहीं पता होगी तो आप पायलट कहां ड्रिफ्ट करके गिरा है, हाँ अगर क्रैश साइट मिल जाती है तब आप अनुमान लगा सकते हैं कि भैया इसके 5-6 किलोमीटर या 8-9 किलोमीटर लेफ्ट राइट कहीं तो होगा, पैराशूट ड्रिफ्ट करके कहीं गया होगा, 15 किलोमीटर गया होगा, कितना जाएगा। तो ये सारा का सारा जो है ये आपको अनुमान पता चल जाता है। एक पायलट, अगर आप मेरे को, जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर होते हैं, मैं भी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर था, मेरे को मैंने काबिलियत हासिल की थी कि पता चल जाएगा अगर यहाँ पे गिरा है, किस एंगल से गिरा है, कैसे गिरा है, आपको पता चल जाएगा कि पायलट की क्या हालत हुई होगी। और पायलट ने इजेक्ट किया होगा, अगर 30,000 पे किया है इजेक्ट या ग्राउंड लेवल पे किया है, ये कहाँ किया है, तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि कहाँ किया और कहाँ है। पर ना पायलट का पता है, ना उसकी कोई बॉडी किसी की मिली है, ना ही क्रैश साइट दिखाई दे रही है। तो फिर अब ठीक है, क्रैश हुआ है, अमेरिका भी मानता है, पर क्रैश हुआ होगा ईरान के बाहर कहीं। अच्छा, आप एयरक्राफ्ट जा रहा है, आप इजेक्ट कर जाएं और फिर एयरक्राफ्ट फ्लाई करता रहे, आप इजेक्ट कर रहा है एनिमी टेरिटरी पर, एयरक्राफ्ट गिरा कहीं और, कई बार तो एयरक्राफ्ट 70-80 किलोमीटर चला जाता है और ज्यादा चला जाता है। तो ये सर इजेक्ट, ये पायलट सर इजेक्ट कब करता है खुद को, कब फील हो जाता है सर सिस्टम उसके अंदर, कब उसको जैसे मिसाइल हिट पीछे पड़ी है या कैसे इजेक्ट कब होता है सर वो? देखिए, एक फाइटर एयरक्राफ्ट में जितनी चौड़ी आपकी कुर्सी है उतना चौड़ा कॉकपिट होता है, वो चारों तरफ से बंद होता है और इसका इंजन पैरामीटर वगैरह सारे उसके साथ डायल सामने होते हैं, सामने दिखाई दे रहा होता है और फायर वार्निंग लाइट ऑन हो जाएगी। जब मिसाइल लगी है तो उसको झटका लगेगा, एक्सप्लोजन होगा, वो आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा। जब आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा तो उसको शायद बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो अपने को बचाने के लिए वो इजेक्शन सीट का इस्तेमाल करता है और इजेक्शन सीट का इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि अब खैर ये तो फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है पर ये एयरक्राफ्ट है, इसमें से इजेक्शन सीट अगर हो तो इजेक्शन सीट जो है निकलती है बाहर पीछे से, मतलब कॉकपिट खुलता है और सीट फायर होती है, सीट के नीचे रॉकेट या फायरिंग मैकेनिज्म होता है। जब हैंडल आपने खींचा तब आपकी सीट का एक टाइमिंग सीक्वेंस के साथ फायर होती है, आपकी बॉडी सीट समेत बाहर निकलती है एट अ वेरी हाई ग्रेविटी, जिसमें पायलट अनकॉन्शियस हो जाता है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद वो टंबल करती है सीट और फिर ब्रोक पैराशूट इत्यादि खुलते हैं जो कि आपको सीट से सेपरेट करते हैं और आपकी फिर पैराशूट मेन खुलता है और आप पैराशूट से नीचे आते हैं, तब तक आपको होश आ जाता है। तो ये इजेक्शन की बात होती है और पायलट को पता चल जाता है कि इनको इजेक्ट करना है। एक बार आपके एयरक्राफ्ट में आग लगी है और आप बुझ नहीं रही है, आप नहीं बैठ सकते उसके अंदर, कभी भी एक्सप्लोड करेगा, आपको इजेक्ट करना पड़ेगा। तो ये होता है। कई एयरक्राफ्ट होते हैं कि व्हील भी नीचे नहीं आ रहे, फोर्स लैंडिंग नहीं करना उनको अलाउड होता, तो वो इजेक्ट करते हैं। तो इजेक्ट के बहुत, और या इंजन फ्लेम आउट हो गया, इंजन खत्म हो गया, अब चल नहीं रहा। अब आप कई एयरक्राफ्ट की ग्लाइडिंग कैपेसिटी होती है, वो ग्लाइड कर सकते हैं सेफ एरिया में। कई एयरक्राफ्ट जो जेट एयरक्राफ्ट ऐसे कंस्ट्रक्टेड होते हैं कि वो ग्लाइड में लैंड भी कर सकते हैं, डेड स्टिक लैंडिंग जिसको कहते हैं, वो भी हो सकती है, पर कईयों में नहीं हो सकती। तो ये अलग अलग सिनारियो हैं और पायलट इजेक्शन सीट का इस्तेमाल करता है। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल सर, आपने ढेर सारी जानकारी जो कि ग्राउंड स्तर की जानकारी यहां पर आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवभारत टाइम्स के साथ सर बातचीत करने के लिए। सर जय हिंद सर, जय हिंद।